हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज है हमारे एमसीक्यूज ऑन रोमांटिक एज विद एक्सप्लेनेशन लिटरेचर की ज्ञानशाला में। तो आप लोगों को आज मैं रोमांटिक एज के बारे में बताऊंगी। रोमांटिक एज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है सभी एग्जाम्स के लिए। और मैं आपको पहले इसमें बता दूं, हमारा ये एक लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। भाई एक ऐसा है, ये बैच के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें ये ऑलरेडी लोग ले रहे हैं। फिर भी जो नए लेने वाले हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं बता दूं। ये बैच उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि भाई उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और नाउ दे नीड ओनली प्रैक्टिस। तो ये बैच सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें ग्रामर भी हो और इसमें लिटरेचर भी हो। नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिनको विद सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ। सॉल्यूशंस बताने के साथ साथ मैं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जहाँ पर कोई चीज़ ऐड ऑन करवानी होती है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एपिक के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो मैं एपिक के बारे में शॉर्ट में उनको बारे में बताती भी हूँ और लिखवाती भी हूँ। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्वेश्चन आया तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बताऊंगी। अगर नाउन क्लॉज का क्वेश्चन आया तो व्हाट इज नाउन क्लॉज ये बताऊंगी। लेकिन ये नहीं है कि इसमें ग्रामर पढ़ाई जाएगी या लिटरेचर। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं और प्रैक्टिस सेट्स को विद फुल जो है एक्सप्लेनेशन समझाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको अब अपना लेवल चेक करना है तो आप इस टेस्ट पे बैच को ज्वाइन करके अपना लेवल चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये एक लाइव बैच है जिसमें ग्रामर और लिटरेचर का बैच है। और ये जो है ये रोज़ जो है 2 घंटे चलती हैं इसकी क्लासेस, शाम को चलती हैं 5 से 7। और इसका जो इसको बारे में भी आप प्ले स्टोर पे जाकर इसकी फ़ीस और सब कुछ जान सकते हैं। इसमें 5 किताबें नोट्स के रूप में आपको मिलती हैं। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के का एक बैच है, यूपी टीजीटी का बैच है, डी ट्रिपल एस बी का बैच है और ग्रामर का एक अलग बैच है। और उसमें भी ये सारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इनमें भी आपको सारे नोट्स जो हैं वो बुक फॉर्म में आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा जो एमसीक्यूज ऑन रोमांटिक एज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन। अब मैं इसको ऐसे ही करवाऊँ तो मुझे मज़ा सा नहीं आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर हम यहाँ ये देखें 1789, ये एक वो समय है, वो डेट है, वो ईयर है। ये डेट नहीं, वो ईयर है जो बहुत ही एक जैसे कहना चाहिए एक लैंडमार्क है हिस्ट्री में। क्यों है? 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या लेना देना है, क्या चीज़ है, लेट मी टेल यू। मैं आपको पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगी इसके बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए ले रखी हैं तो मैं उसमें बताना चाहूँगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, इट वाज अ रिवोल्ट, अ रिएक्शन ऑफ पॉवर्टी अगेंस्ट प्रिविलेज। यानी कि जो एक लोअर स्ट्राटा था वो उठकर आया था मोनार्की के अगेंस्ट। चीज़ें फ्रांस में बिल्कुल सही चल रही थी टिल लुई 14 गद्दी पर थे। बहुत कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब उनके सक्सेसर्स आए, जब लुई 16 का आना हुआ और उसके बाद जो एट्रॉसिटीज है वो अपनी हाइट्स पर पहुंच गई। और इसीलिए जब लुई 16 जब मोनार्क बने 1774 में, तो पीजेंट्स में बहुत ज़्यादा उनके प्रति एक असंतोष की भावना थी और एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी के। क्यों? क्योंकि उनका यही था कि वो जो मूलभूत समस्याएं थी उन्हें देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। और ये दिस रेवोल्यूशन वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पावरफुल आइडियाज प्रोपेगेटेड बाय इंटेलेक्चुअल्स सच एज रूसो, वोल्टेयर। इनके द्वारा ये एक रेवोल्यूशन जो है जो इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा प्रोपगेट करी हुई जो बातें थी उनसे जो है ये उत्पन्न हुआ। इसका एक पॉपुलर स्लोगन था लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये था इसका एक स्लोगन लिबर्टी। इसमें ये लगा था, इसमें ये था कि जो लोग एक लोअर स्ट्रेटा जो एक उनके अंदर था कि हाँ शायद पावर हमको भी मिलनी चाहिए, और दे रोज अगेंस्ट द मोनार्की एंड क्लर्जी में।
और ये रेवोल्यूशन का जो और प्रभाव था ये केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, ये प्रभाव इंग्लैंड में भी पहुंचा, इसके सीड्स जो हैं वो इंग्लैंड में भी, इसके प्रभाव इंग्लैंड में भी पहुंचा। और ये जो रिवोल्ट था, ये रिवोल्ट लिटरेचर में देखने को मिला 1798 में, लिरिकल बैलेड्स के आने पर ये रिवोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिवोल्ट लिटरेचर में किस प्रकार था। जो रोमांटिक एज का लिटरेचर है ये एक जो बंधन मुक्त हुआ था किससे, एज ओल्ड कन्वेंशंस, जो ऑगस्टन एज से एक एक कन्वेंशंस चले आ रहे थे। ऑगस्टन एज जिसे नियो क्लासिकल एज कहा जाता है, एज ऑफ पोप कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि जो हीरोइक कपलेट में उन्होंने लिखा था, हीरोइक कपलेट मतलब फॉर्म में बांधना, whatever be the subject matter but form should be perfect and that should be according to the form of Greek and Roman writers। तो वो एक कन्वेंशन था फॉर्म पे बहुत ध्यान देना, फॉर्म लैंग्वेज जो होनी चाहिए दैट शुड बी पेडेंटिक। तो ये जो रिवोल्ट था 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स के थ्रू आया, ये रिवोल्ट था कि लैंग्वेज शुड नॉट बी पेडेंटिक। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, द लैंग्वेज एक पोएट की लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन। तो ये था, ये किससे बंधन मुक्त होना था, कन्वेंशन से, फॉर्म के कन्वेंशन से मुक्त होना था। इवन जो लिटरेचर का इसमें जो फी वो था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का, अब ये 18th सेंचुरी जो लिटरेचर था, 18th सेंचुरी के लिटरेचर को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, एन ऑर्डर्ड गार्डन। एंड जो पोएट था वो अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट। डॉक्टर जॉनसन ये का ये मानना था, इफ एनीवन वाज टायर्ड ऑफ लंदन ही वाज टायर्ड ऑफ लाइफ। अगर किसी को लंदन पसंद नहीं है तो वो उसे जिंदगी पसंद नहीं है थे। और शैले ने क्या कहा है, हेल इज मच लाइक लंदन, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया जाता था किसमें, ऑगस्टन एज में। स्ट्रक्चरल एंड रिजिड बिकेम फैशनेबल एंड इमेजिनेशन एंड फैंसी वर बैनिश्ड। इमेजिनेशन और फैंसी को जो मुक्त माहौल मिला, जो उन्मुक्त वातावरण मिला, वो किस में मिला, रोमांटिक एज में। फैंसी एंड इमेजिनेशन को माहौल मिला रोमांटिक एज में। 43 years of जो है 17 from the fall of the Bastille in 1789 to the passing of the first reform bill in 1832 precisely cover the period in English literary history from the appearance of William Blake's Songs of Innocence to the death of Sir Walter Scott, commonly called the Romantic Age। तो Romantic Age एक विद्रोह था किसके अगेंस्ट, ऑगस्टन एज, ऑगस्टन राइटर्स, दोज हु डेड, कि वो उनका मानना था कि हेड कंट्रोल्स ओवर हार्ट, और इसमें इनका मानना था हार्ट कंट्रोल्स द हार्ट। तो ये एक रिवोल्ट था एज ओल्ड कन्वेंशंस के अगेंस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट टू इन लिटरेचर। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के जो है पब्लिकेशंस के साथ ये शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, एज ऑफ पोएट्री, एज ऑफ रेवोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। रोमांटिक रिवाइवल, रिवाइवल हुआ था इसमें किसका, इसमें जो एक्चुअली इससे पहले एज एज में पोइट्री को स्थान ही नहीं दिया गया था। इमेजिनेशन एंड जो फैंसी थी उसे बैन किया हुआ था। हीरोइक कपलेट में था, मॉक एपिक्स थे, सटायर्स थे, बट मतलब कहीं पर भी भावनाओं को स्थान नहीं दिया गया था। नेचर को भी ह्यूमन नेचर से लिया गया था। नेचर सेंसिटाइज करके जो टर्म था वो पोप ने दिया था। तो यहाँ पे रोमांटिक रिवाइवल हुआ था। रिवाइवल किसका हुआ था, लर्निंग का रिवाइवल हुआ था। ये सेकंड रेनेसांस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोबारा से इसमें मैन की नेचर को, जो ह्यूमन नेचर है उसको जो है नेचर के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया था। पोइट्री की एज है, पोइट्री जो कि दिल से चलती है, इमोशन से चलती है, और एज ऑफ रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थी ये एज। तो ये है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। Which critic called the Romantic as the Renaissance of wonder?
मैंने जैसे आपको बताया कि सेकेंड रेनेसांस था, वो पहला रेनेसांस था जिसमें जिसमें रिवाइवल ऑफ लर्निंग था। ये रेनेसांस ऑफ वंडर, रोमांटिक एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांस? बैक टू नेचर, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पीपल आर टू मच एब्जॉर्ब्ड इन द परस्यूट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो वो नेचर जो हमारी अपनी है उसमें रिफ्यूज लेना। तो किसने कहा है रोमांटिक एज को रेनेसांस ऑफ वंडर? दैट्स थियोडोर वॉट्स डंटन ने कहा है रोमांटिक एज एज द रेनेसांस ऑफ वंडर। विच वॉज द डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा इन रोमांटिक एज? आपको पता है कि हर एज की एक जो है डोमिनेंट जॉनरा होते हैं। जैसे जो इससे पहले की जो एज थी यानी कि जो 18th सेंचुरी थी, उसमें सेटायर जो है वो एक डोमिनेंट वो था, जो जॉनरा था। अब इसमें जो डोमिनेंट जॉनरा था दैट वाज पोएट्री। क्यों? क्योंकि इस युग के जो पोएट्स थे वो दे वर फुल ऑफ इमोशंस। तो इस एज का जो एक डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा था दैट वाज पोएट्री। ठीक है जी, पोएट्री जो है वो इसका एक डोमिनेंट वो था। एंड the clarion call of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity thrilled the young writers, and a new literary impulse was born. ये जो liberty और इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी थी, इसे एक नई जनरेशन, एक नए जनरेशन के राइटर्स को लिखने का एक जो है उनके अंदर लिखने की एक इच्छा जो है वो जगी। रूसो का कहना था, रूसो जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, उनका कहना था मैन वॉज बाय नेचर गुड बट वॉज करप्टेड बाय बैड लॉज एंड कस्टम्स एंड शुड देयरफॉर बी फ्री ऑफ देम एंड लेफ्ट टू द डिक्टेट ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी। और ये बैक टू नेचर का कॉन्सेप्ट वर्ड्सवर्थ ने किससे लिया है? रूसो से। चलिए इसके बाद आगे भी चीजें आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रोमांटिक राइटर्स थे दे डिड नॉट लाइक सिटी लाइफ। शैले ने सिटी लाइफ को शन किया है। उन्होंने कहा हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। बताइए, हेल मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि जिसको लंदन पसंद नहीं उसे कुछ पसंद नहीं। और शैले ने क्या कहा कि हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, कि हेल और लंदन में कोई फर्क ही नहीं है। हाउ मच दे जो है क्रिटिसाइज लंदन, हाउ मच दे क्रिटिसाइज द सिटी लाइफ, द डिंस एंड नॉइजेस एंड ऑल दैट। कॉलरिज कॉलरिज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो अपने पोइटिक एम्स के बारे में बताया है, उन्होंने कहा है they were to excite a feeling analogous to the supernatural by awakening mind's attention from the lethargy of custom and directing it to the loveliness and the wonders of the world before। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरी में कहा कि उनका एम है सुपरनैचुरल पोइट्री को लिखना so that people can absorb themselves in imagination, कि लोग इमेजिन कर सकें। इमेजिन आप तब कर सकते हैं जब आप रीजन ना लगाएं। इससे पहले की सेंचुरी में तर्क था और इसमें जो है वो इमेजिनेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, एडमंड बर्क, नन ऑफ दीज। रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन पोएट हो, फर्स्ट जो है वो या एल्डर रोमांटिक्स हो या वो यंगर रोमांटिक्स हो, उनका सभी के सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे। एल्डर रोमांटिक्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, यंगर रोमांटिक कीट, शैले एंड बायरन। ये जो भी ये रोमांटिक्स थे दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस जो लिखी है, ये जो वर्क है, ये किसका है? एडमंड बर्क का ये वर्क है। The romantic period started with the publication of Dash in 1798। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत जो हुई है वो 18वीं सेंचुरी के एंड में 1798 में लिरिकल बैलेट से हुई। लिरिकल बैलेट्स जिसमें 23 पोएम्स हैं, 19 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 बाय कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, और जो कॉलरिज का था एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी बनाना। ये जो एडिशन है इसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट ऐड किया था। प्रीफेस 1800 में ऐड किया था, एडवर्टीजमेंट इसमें ऐड किया था।
जिसमें उन्होंने अपनी बाकी आगे बताऊंगी क्या है, इसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट जो है वो ऐड किया था। विच बुक इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश पोइट्री? कौन से मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? दैट इज द प्रिल्यूड, द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, या लिरिकल बैलेड? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? लिरिकल बैलेड्स को, क्योंकि इसी कलेक्शन ने ये बताया था। इसके जो एडवर्टीजमेंट है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये जो है इनके एडवर्टीजमेंट को ही डाउनलोड जो है वो कर रखा है। उन्होंने कहा है, इट इज द ऑनरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री दैट इट्स मटीरियल आर टू बी फाउंड इन एवरी सब्जेक्ट which can interest the human mind. The evidence of this fact is to be sought not in the writings of critics but in those of poets themselves. The majority of the following poems are to be considered as experiments. उन्होंने ये कहा है कि पोइट्री का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो मटीरियल है वो किसी भी चीज में मिल सकता है जो ह्यूमन माइंड को अच्छा लगे। द एविडेंस इज ऑफ दिस फैक्ट इज टू बी सॉट कि क्रिटिक्स की राइटिंग को मत पढ़िए मगर जो पोएट्स हैं उनको पढ़िए। और उन्होंने ये कहा था कि ये जितनी भी पोएम्स हैं ये एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये इसलिए लिखी गई हैं मिडिल क्लास के लिए, और ये they were written chiefly with a view to ascertain how far the language of conversation in the middle and lower classes of society is adapted to the purposes of poetic pleasure. इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक साधारण भाषा का प्रयोग इसलिए करा है so that it could be understood by everyone, not only the class but also the masses को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसका आंसर है लिरिकल बैलेड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दैट इज लिरिकल बैलेड्स। Which social class got power in romantic age? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, लेबर क्लास। जो कौन सी जो सबसे ज्यादा उभर कर आई रोमांटिक एज में 19th सेंचुरी में, जो सबसे ज्यादा उभर कर क्लास आई, चाहे वो रेवोल्यूशन की वजह से हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, कौन सी क्लास उभर के आई? दैट इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो उभर कर आई। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट भी लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें वो कंडेम करते हैं अपने युग के लोगों के मटीरियलिज्म को, बिकॉज दे आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग एंड वी लिव वेस्ट आवर पावर्स। हम अपनी पावर्स को वेस्ट करें इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और जो नेचर लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और उस नेचर को हम ना के बराबर समय देते हैं जो हमारी अपनी है। तो ये एक मिडिल क्लास जो है वो इसमें बहुत उभर कर आई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When was Napoleon defeated at Waterloo? नेपोलियन जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उठ के खड़े हुए थे, वो जो है वो कब जो है उनको जो है वो कब वाटरलू जो है जिसे बहुत बुरी हार जो है वो उनकी हुई थी, दैट वाज 1815। 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हारे थे। इन ऑगस्टन राइटर्स हैड कंट्रोल्ड द हार्ट बट इन रोमांटिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि ऑगस्टन राइटर्स या नियो क्लासिकल राइटर, जिसके जो एज के मुख्य राइटर थे दैट वाज पोप थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऑगस्टन राइटर्स में हेड कंट्रोल द हार्ट, कि भाई दिमाग, रीजन, अगर कोई चीज रीजनेबल तर्क पे प्रूव की जा सकती है तो वो पढ़ने योग्य है, अदरवाइज नहीं। मगर रोमांटिक्स फुल ऑफ फीलिंग्स, हार्ट कंट्रोल द हेड। उनका यह मानना था कि हार्ट जो है वो हेड को कंट्रोल करता है, यानी कि फीलिंग्स जो है रीजन को, इंटेलेक्ट को करती है। तो दैट इज हार्ट कंट्रोल द हेड। In which edition of Lyrical Ballads did Wordsworth explain the implicity and naturalness of his diction? मैंने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लिरिकल बैलेड्स के कौन से एडिशन में उन्होंने अपनी एक्सप्लेन करी है। उन्होंने थ्योरी को इंसर्ट नहीं करा है, एक्सप्लेन किस में करा है? ये करा है उन्होंने एडवर्टीजमेंट में। 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक पोएम का मटेरियल किसी भी चीज में मिल सकता है जो ह्यूमन माइंड को एक्साइट करता है, और ये जो पोएम्स हैं ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास की कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज में है, जिससे कि वो उसको समझ सके। तो उन्होंने अपनी नेचुरलनेस, इम्प्लिसिटी को जो
लैंग्वेज की बताई है, वो अपने डिक्शन की बताई है, वो किस में बताई, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है दैट इज इन प्रीफेस, लेकिन जो इम्प्लिसिटी एंड नेचुरलनेस ऑफ डिक्शन बताई है वो फर्स्ट एडिशन जो है अपने एडवर्टीजमेंट में. So don't get confused with this question. Wordsworth called majority of his poems in lyrical ballads. वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोएम्स लिखी थी, 19 पोएम्स हैं उनकी, उन्होंने हर पोएम के बारे में बताया, जैसे थॉर्न के बारे में बताया है, और जो जितनी भी पोएम्स हैं, और जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैन, सब पोएम्स के बारे में, जैसे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो इसमें बताया है वो ये उन्होंने कहा है, द टेल ऑफ गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल इज फाउंडेड ऑन अ वेल ऑथेंटिक फैक्ट विच हैपेंड इन वॉविकशायर. Of the other poems in the collection, it may be proper to say that they are either absolute inventions of the author of facts which took place within his personal observation or that of his friend. The poem of the thorn, as the reader will soon discover, is not supposed to be spoken in the author's own person. The character of the loquacious narrator will sufficiently shew itself in the course of the story. हर पोएम के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है. जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये एक स्टाइल में लिखी गई है, और जो उन्होंने इसमें कहा है, और इसके बाद एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई के बारे में उन्होंने बताया है कि अरोज आउट ऑफ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड, कि एक अपने दोस्त के साथ बात करते हुए ये पोएम का आइडिया उनके दिमाग में आया. तो ये जितनी भी पोएम्स हैं उन्होंने इस पोएम्स को लिरिकल बैलेड्स में कहा है एक्सपेरिमेंटल. दीज पोएम्स आर एक्सपेरिमेंटल, जो है वो इन्होंने इन्हें बताया है. Now question number 13. Romantic age was characterized by weak poetic form, intense religiousness, intense terror, intense emotion. पोएटिक फॉर्म वीक नहीं थी. ये अगर फॉर्म यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म वीक हो गई. रिलीजियसनेस इसमें नहीं थी, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन लगने लगा था. इंटेंस टेरर, टेरर नहीं था. एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो लोगों के अंदर भयमुक्ति का वातावरण उत्पन्न हुआ था. इंटेंस इमोशन, इमोशनल थी. जितनी ऑगस्टन एज रेशनल थी उतनी ही ये एज जो है वो इमोशनल थी. दैट वाज इंटेंस इमोशंस. Now, who says romanticism is an addition of strangeness to beauty? किसने कहा है कि रोमांटिसिज्म ब्यूटी में एक विचित्रता का वो है, एक विचित्रता का संगम है? और ये किसने कहा है? ये वॉल्टर पीटर ने, कि रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी. ये कहा है वॉल्टर पीटर ने, कि व्हेन देयर इज स्ट्रेंजनेस इन ब्यूटी देन वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. तो ये जो है ये वॉल्टर पीटर ने कहा. Melancholy was an important aspect of neoclassical age, romanticism, old age, medievalism. Melancholy को ये माना जाता था कि ये एक इमोशन है which lets a person speak out his innermost feelings. और एक मेलंकलिक टेम्परामेंट व्यक्ति जो होता है वो इंटेलेक्चुअल माना जाता है, और वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है. फीलिंग्स इज इक्वल टू रोमांटिसिज्म. तो मेलंकली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था किसका? रोमांटिसिज्म का. What was the slogan of romanticism? Return to nature, return to industry, return to the past, return to intellect. Return to nature. Return to nature था. कहाँ से लाए थे? रूसो से लाए थे, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे रूसो, और जिन्होंने ये कहा था कि मैन वो जो है वो बिल्कुल प्योर होता है मगर उसको सोसाइटी करप्ट कर देती है. तो ये था रूसो के से रोमांटिक स्लोगन था, बैक टू नेचर. Which French ruler was executed in 1792 during French Revolution? मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब बहुत ज़्यादा एजिटेशन बढ़ गई थी लुई 16 के समय पे, और फ्रेंच रूलर्स लुई 16 को 1792 में उनको मारा गया था. तो दैट वाज लुई 16. A Vindication of the Rights of Women was written by Mary Wollstonecraft, Mary Edgeworth, Jane Austen, George. A Vindication of the Rights of Women ये पहली जो है ये फेमिनिस्टिक स्टडी पर लिखी हुई किताब मानी जाती है. ऑल्दो इट डजंट फॉलो द मतलब एक चीज़ जो है वो फेमिनिस्ट थ्योरी को ये फॉलो नहीं करती है, मगर ये पहली एक फेमिनिज्म को उजागर करती हुई किताब है, और ये लिखी गई थी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा. अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मैन वुमेन की भूमिका के बारे में बताया गया है.
for whom the external world is living with its old soul in a romantic age. वॉल्टर स्कॉट, सैमुअल जॉनसन, रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ. तो किसके द्वारा जो है फॉर whom द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज लिविंग विद इट्स ओन सोल. किन रोमांटिक एज में किसका मानना था कि हर चीज में जो है वो आत्मा है, हर चीज एक ब्रीद करती हुई चीज है. और ये मानना था किसका? दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था. Now, that is for whom poetry is the expression of imagination and for whom poetry is the expression of imagination. Wordsworth, Shelley, Coleridge, Walter Peter. पोइट्री इमेजिनेशन को का एक्सप्रेशन है. ये जो मानना था ये शेले का मानना था. ये जो है पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये शेले का मानना था. कॉलरिज ने भी अपने उसमें इमेजिनेशन और फैंसी को दिया है, मगर उनके में फैंसी एंड इमेजिनेशन कहा था. आप इमेजिनेशन को अपनी पोइट्री में उतार दे, ये तो किसने कहा है? दैट इज पीबी शेले. पीबी शेले वॉज डैश इन हिज पोइट्री एंड पॉलिटिकल व्यूज. पीबी शेले अपनी पोइट्री एंड पॉलिटिकल व्यूज में थे क्या? रिलीजियस, सुपरफिशियल, रेडिकल, मॉडरेट. वो रेडिकल थे, यानी कि वो लॉजिक लगाने वाले थे, नियम वो तर्क लगाने वाले थे. पीबी शेले बेसिकली, पीबी शेले की अगर आप पोएम्स को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि ही वॉज अ रेडिकल मैन. वो जो चीज लिखते थे दो ही वॉज इमोशनल, लेकिन उनके जैसे अगर हम उनकी पोएम पढ़ते हैं ओड टू वेस्टविंड, तो ओड टू वेस्टविंड में भी जो उन्होंने नेचुरल फिनोमेना का साइंटिफिक जो है उसका वर्णन किया है. तो वो अपने उसमें रेडिकल जो है वो अपनी थिंकिंग में कैसे थे, पॉलिटिकल व्यूज में रेडिकल. Who was a passionate lover of external visible world? शेले, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, जॉन कीट्स. पैशनेट, जो जिसे सेंसुअस पोएट कहा जाता है, जो एक्सटर्नल विजिबल वर्ल्ड को, जिनकी पोएम्स पढ़ के हर एक चीज को ऐसा लगता है यू कैन फील, यू कैन टेस्ट, यू कैन जस्ट फील दैट पोएम. तो वो कौन है? दैट इज जॉन कीट्स. हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ये कहा है किसने? ये जॉन कीट्स का कथन है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Which fields were involved in the English Romantic age? Art, literature and music, music, drama and physics, reason, music and literature, literature, religion and reason. Art, literature and music. जो जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व है, तो ये जो इमोशंस इन्वॉल्व वाले जितने भी हैं, दैट इज आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक. एंड नाउ the next question. How can we best describe the poem London by Wordsworth? अगर हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम लंदन को डिस्क्राइब करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे? ये जो पोएम है, लंदन जो पोएम है, उसमें उन्होंने मिल्टन को याद किया है. वो ये कहते हैं कि सोसाइटी डिग्रेडेड हो चुकी है एंड मिल्टन यू शुड कम और दोबारा से सारा जो सोसाइटी के ऑर्डर को तुमको ठीक करना चाहिए. तो ये एक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी के डिग्रेडेशन पर लिखी ये रचना है, और जिसमें उन्होंने मिल्टन को कहा है कि तुम्हें आकर इस पूरे जो दोबारा से मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि आपको आकर इसको दोबारा से इस सोसाइटी को ठीक करना चाहिए. तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. और मैंने इसमें इसका ही सेकंड पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.